पिछले कुछ समय से नेटो चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए ईस्टवर्ड एक्सपांड करे, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्र में वो अपना दबदबा कायम करे। लेकिन नेटो का एक की एलाई मेंबर फ्रांस इस बात से नाराज है। वो नहीं चाहता कि नेटो पूर्वी दिशा में जाकर एक्सपांड करे। वो चाहता है कि यूरोप में ही केवल नेटो अपना दायरा सीमित रखे। इस ऑपोजिशन के पीछे की वजह क्या है ये जानेंगे, और आखिर इंडो पैसिफिक की तरफ नेटो अपने कदम क्यों बढ़ाना चाहता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रांस का ये ऑपोजिशन या इमैनुअल मैक्रोन का ये ऑपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो की अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है और ये बताता है कि किस तरह से नेटो की लीडरशिप इस वक्त विभाजित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यानी डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मेरे अन्य एजुकेटर साथी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर लेकर आते हैं, जो यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और हमसे यानी कि एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं, गाइडेंस और मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे उड़ान बैच में जुड़ सकते हैं, जो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ये एक तरह का फाउंडेशन बैच है और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल कर ली गई है। तो जो फैसिलिटीज नॉर्मली आपको लाखों रुपए में ऑनलाइन और ऑफलाइन में अवेलेबल रहती हैं, वो केवल 8,000 रुपीज में हम आपके लिए यहां पर लेकर आ रहे हैं। इसका एनरोलमेंट का लिंक नीचे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर अपना क्लिक करके डिटेल भर दीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको सारी जानकारी दे देगी। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश में इस वक्त इससे क्वालिटी यूपीएससी की प्रिपरेशन और इससे अफोर्डेबल क्वालिटी प्रिपरेशन कोई नहीं करवा रहा है। सो दिस प्रोग्राम इज द बेस्ट फॉर 2024 एंड 25 एस्पिरेंट्स। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन द्वितीय विश्व युद्ध में बनाया गया था यूएसए के द्वारा, उसके नेतृत्व में, जब उसे महसूस हुआ कि सोवियत यूनियन और जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो ज्यादा हावी हो रहा है। तो जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा कि उत्तरी अटलांटिक के आसपास यानी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के देशों को मिलाकर यह संगठन बनाया गया, जो कि एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस का काम करती है। इनिशियली इसमें 15 देश हुआ करते थे कोल्ड वॉर के टाइम पर, अब इंक्रीज होकर 31 बन चुके हैं। कुछ दिन पहले तक 30 सदस्य थे, अभी लेटेस्ट सदस्य इसमें जुड़ा है फिनलैंड। तो फिनलैंड इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस। तो अब 31 सदस्य हो गए और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये 32 होने वाले हैं, जब स्वीडन की फॉर्मली मेंबरशिप स्वीकार कर ली जाएगी। अभी इन प्रोसेस है, तो कुछ ही समय में शायद आप जब तक एग्जाम देने जाएंगे तब तक नेटो में 32 सदस्य हो जाएंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इन 32 में से केवल 2 सदस्य उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा एंड यूएसए। बाकी सभी सदस्य यूरोपियन कंट्रीज हैं और टर्की भी इसके अंदर शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। तो ओरिजिनली ये जो पूरा मेंबरशिप ब्लॉक है इसमें कम सदस्य होते थे, लेकिन आफ्टर 1991 जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, इन्होंने यहां पर काफी मेंबर्स ऐड किए हैं। दो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जितने भी कलरफुल मेंबर्स हैं, ये जो ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर में जो मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज हैव बीन एडेड आफ्टर 1991 जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। तो इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो केवल पश्चिमी यूरोप के देश इसमें शामिल थे, उसमें भी मुख्यतः फ्रांस, इटली, यूके, ये वाले ज्यादा बड़े पार्टनर थे, नॉर्वे। अब आप देख सकते हैं कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की तरफ धीरे धीरे नेटो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं नेटो का यही एक्सपांशन यूक्रेन युद्ध का भी कारण रहा है। तो नेटो का ये तेजी से एक्सपांड होना रशिया को नागवार गुजरा और रशिया ने इसके खिलाफ काफी बार कोशिश करी है कि उसे थोड़ा बैकफुट पे धकेला जाए। अब नेटो अपने आप को कहता है कि हम तो प्योरली डिफेंसिव अलायंस है, हम रोकने के लिए या बचाने के लिए हैं, किसी पर हमला करने के लिए नहीं है। वी विल नेवर हैव ऑफेंसिव अलायंस, यानी किसी पर मिलकर हम सब हमला नहीं करेंगे। हाँ, अगर इनमें से एक भी देश पर हमला हो जाता है, मान लो नेटो के किसी सदस्य पोलैंड पर रशिया मिसाइल दाग देता है, तो यह माना जाएगा कि रशिया ने पूरे नेटो संगठन पर मिसाइल दाग दी है। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस अलायंस ट्रीटी है और इसमें लगभग 1 बिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग शामिल हैं और कहते हैं अपने आप को डिफेंसिव हैं कि हम पीस, सिक्योरिटी, फ्रीडम के लिए काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेटो ने भी कुछ मामलों में, कुछ केसेस में ऑफेंसिव हमले किए हैं। कैसे? सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, यूएसए जब भी कोई युद्ध करने जाता है तो वो नेटो के देशों को अपने साथ लेकर जाता है। मॉडर्न 200-250 सालों का इतिहास अगर आप देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देख लें, दुनिया की ग्लोबली बात कर रहा हूं मैं, तो कोई देश इतने बम नहीं गिरा चुका है जितने यूएस ने गिराए सिंस वर्ल्ड वॉर 2। यूएस ने इतने सारे देशों पर बमबारी करी है या किसी ना किसी रूप में हमले किए हैं। यूएस के इन हमलों में जहां नेटो को भी उसने साथ रखा, उसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है यूगोस्लावियन वॉर्स जो 1990 के दशक में हुए थे। सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो में 99 में यूएसए और नेटो ने बहुत भारी स्तर पर बमबारी करी थी, जिसमें कई सिविलियंस मारे गए थे और इसमें ऑलमोस्ट 150 के आसपास सिविलियन मारे गए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने लिबिया पे भी हमला किया था, ये 2011 की बात है। गद्दाफी को इन्होंने मारा था और ये सब हमले इसलिए नहीं किए कि लिबिया ने नेटो पर हमला कर दिया।
ये बेसिकली हमला किया गया ताकि लिबिया में ऐसी सरकार बनाई जा सके जो पश्चिमी देशों या नेटो के फेवर में काम करती हो, क्योंकि लड़ाई एक बहुत अच्छा बिजनेस है। देखिए, वॉर इज अ वेरी गुड बिजनेस स्पेशली फॉर द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो 1950 के दशक में अमेरिका में ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो युद्ध का सामान बनाती हैं, हथियार बनाती हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मिसाइल्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये कंपनियां अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। कैसे? ज्यादातर इनके लोग सरकार में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं यूएस में जो इस वक्त वहां की संसद में बैठे हैं, जो पहले इन कंपनीज के लिए काम कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूएस सेनेट, दे आर शेयर होल्डर्स, बिग शेयर होल्डर्स इन दीज कंपनीज। तो ये उनके लिए लॉबिंग करते हैं कि भैया ये बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया जाए। तो ये बिग वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये इलेक्शन कैंपेन को भी फंड कर देती है, बदले में इनको पैसा मिल जाता है, ये जाकर अपने वोट मांग लेते हैं, कैंपेन चला लेते हैं, एड चला लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स यूएस के अंदर तो पिछले 70 सालों से एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है, और अब धीरे धीरे ये दुनिया के अन्य देशों में भी घर करता जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, देशों की डिफेंस स्पेंडिंग भी इंक्रीज होती है। अब यूएसए जो है उसके पास इतने हथियार हैं कि कई बार ये कहा जाता है कि यूएस हमला करने का बहाना ढूंढता है, उसे अपने हथियार इस्तेमाल करने के लिए बहाने चाहिए। तो ये हथियार इसीलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इतनी सारी लड़ाइयों में यूएस इन्वॉल्व रहता है, और ये एक दोनों का कॉम्प्लेक्स लूप है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका हमले करता है इसीलिए हथियार बन रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हथियार बन रहे हैं इसीलिए अमेरिका बहाना ढूंढकर लड़ाइयां लड़ता है, या फिर देश ढूंढता है जहां पर सरकारें बदली जा सके, जहां डेमोक्रेसी पहुंचाई जा सके। कुल मिलाकर वॉर्स अक्रॉस द ग्लोब हैव हीप्ड गुड प्रॉफिट्स। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं, इनके प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, या फिर रेवेन्यू, सेल्स वगैरह आपके फिगर्स देख सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रमन, ये सब कंपनीज यूएस में काम करती हैं। ये सारी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इसमें यूएस को तो फायदा होता है, यूएस के कांग्रेसमैन को भी फायदा होता है, और नेटो में यूएस इकोनॉमी को भी फायदा होता है। लेकिन इससे दूसरे देश नाराज हैं। ठीक है, कैसे? आगे बताता हूं। तो फिलहाल जो है नेटो की दृष्टि, या फिर ये जो सॉरेन की आई है, ये कहां पड़ गई है? ये चाइना की तरफ पड़ गई है। तो चाइना की तरफ इनकी ये दिव्य दृष्टि क्यों पहुंची है? ये इसीलिए क्योंकि चाइना एक तेजी से उभरता हुआ पावर है। इट्स अ सुपर पावर दैट इज इमर्जिंग टू चैलेंज यूएसए इन द 21st सेंचुरी। और जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जिन देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, उन्हीं के साथ मिलकर चाइना पर भी किसी ना किसी प्रकार का सैंक्शन लगाकर चाइना की इकोनॉमिक ताकत को खत्म किया जाए। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएं, ये यूएस का इस वक्त पूरा मादा है, ये यूएस का पूरा टारगेट है। तो चाइना जो है वो लगातार अपनी जीडीपी बढ़ाता जा रहा है, एंड इट इज स्लोली बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। इट हैज बिकम अ ग्लोबल पावर दैट इज चैलेंजिंग द यूएस हेजीमनी टुडे। और चाइना से ये खतरा स्पष्ट तौर पर यूएसए के टॉप लीडरशिप के द्वारा भी बताया जा चुका है। जैसे रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन जो यूएसए के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म खतरा रशिया नहीं है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म खतरा चाइना है। तो चाहे वो यूक्रेन युद्ध में अभी रशिया को दबाना चाह रहे हैं या फिर रशिया को बैकफुट पे धकेलना चाह रहे हैं, दैट दे आर स्टिल एबल टू डू। उनका मानना है कि उसके लिए तो हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन चाइना को पीछे धकेलने के लिए हमारे पास बहुत कम चीजें हैं, हमारे तर्कश में तीरों की कमी है, इसीलिए ये नई नई चीजें ट्राई करते जा रहे हैं। अमेरिका ऑलरेडी क्वाड को लीड करता है, जो कि एक मिलिट्री या सिक्योरिटी अलायंस है इंडो पैसिफिक में। इसमें 4 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन ये सारे जो देश हैं, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, या अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये कोई भी बिना बात के चाइना से पंगा नहीं लेगा। इनको कभी भी ये जरूरत नहीं लगती है कि वो चाइना पर आगे चलकर एग्रेसिव स्टांस लें, क्योंकि इन्हें पता है कि चाइना बहुत ही मजबूत देश है। और दोस्तों, भारत तो फिर भी एक बहुत ही मजबूत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाला देश है। इंडिया कैन स्टिल स्टैंड अप टू चाइना। अगर चाइना हमारे खिलाफ कोई करता है, हरकत करता है, तो हम उसका विरोध कर देंगे। लेकिन ये जो दूसरे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वियतनाम हो गया, ताइवान है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे चाइना के सामने। ये चाइना के सामने मिलिट्री तौर पर बहुत ही कमजोर देश हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका से चाहे कोई कितनी भी दोस्ती कर ले, लेकिन अमेरिका की खातिर ये लोग युद्ध शुरू नहीं करेंगे। तो फाइनली अमेरिका ने तय किया कि फाइन, आई डू इट माई सेल्फ, और वो गॉन्टलेट नेटो का पहनकर आ चुका है युद्ध के मैदान में। इस साल की शुरुआत में येंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नेटो के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एक तरह से, इन्होंने ये बात कही थी कि डोंट मेक सेम मिस्टेक्स एज विद रशिया। जो हमने रशिया के साथ गलतियां की, वो चाइना के साथ नेटो सदस्यों को नहीं करनी चाहिए, और हमें चाइना को और ज्यादा दबाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका ये एग्रेशन एशिया के कई देशों को पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने तो एक लेटर भी लिखकर कहा था कि ये जो येंस स्टोल्टनबर्ग है, ये एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है, ये अपनी एग्रेशन, जो यूरोप वाली एग्रेशन है रशिया के खिलाफ, वो सेम एक्सपोर्ट कर रहा है जापान में। जबकि हमारे रिश्ते चाइना के साथ ठीक हैं,
चाइना जापान के रिश्ते अभी फिलहाल तो ठीक ही हैं, ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिश्ते भी ठीक ठाक हैं, तो हम एशियाई देशों के रिश्ते चाइना के साथ जो ठीक हैं उसमें बिना बात के ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सबसे पहला टारगेट नेटो का ये है कि वो जापान में नेटो का एक आउटपोस्ट खोले, यानी कि एक मिलिट्री स्टेशन जो नेटो का मिलिट्री स्टेशन होगा, एक लियाजॉन ऑफिस का काम करेगा। हालांकि वैसे यूएसए के ऑलरेडी जापान में कुछ बेसेस हैं, जैसे ओकिनावा जैसे इनके बेस हैं जो मिलिट्री का काम करते हैं, बट दे आर नॉट टेक्निकली फॉर नेटो, दे आर ओनली फॉर यूएस मिलिट्री। अब यूएस ये चाहता है कि नेटो का बेस यहां पर जापान में खोला जाए और नेटो का एक ऑफिस भी खोल दिया जाए। मकसद क्या है? एक ही मकसद है, चाइना को थ्रेटन करना। लेकिन अब ये ऑफिस खुलेगा या नहीं ये डिसाइड होगा अगले हफ्ते होने वाली नेटो की मीटिंग में। तो इसके खिलाफ या फिर इस ऑफिस को खोलने के खिलाफ फ्रांस ने कड़ी चेतावनी दी है। फ्रांस ने कहा है कि भाई साहब ये बिल्कुल गलत है, आपको जापान में जाकर चाइना में जाकर नेटो को एक्सपांड नहीं करना चाहिए। नेटो का मतलब ही यही है कि नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अंध महासागर या अटलांटिक ओशन तक ही आपको सीमित रहना है। आर्टिकल 5 और 6 ऑफ द नेटो ट्रीटी क्लियरली ये डिफाइन करते हैं कि नेटो विल बी अ ज्योग्राफिक बॉडी। नेटो के सदस्य देश केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हो सकते हैं। ये ज्योग्राफी को पढ़ो, नॉर्थ अटलांटिक का मतलब समझो, ईस्ट एशिया में जाने की कोशिश मत करो। हालांकि फ्रांस ये कोई मॉरल रीजंस के कारण नहीं कर रहा है, फ्रांस खुद बहुत सारी कॉलोनीज लेकर बैठा है। इसके बारे में मैं वीडियो आज ही एक लेकर आने वाला हूं कि फ्रांस कितना बड़ा देश है। फ्रांस के आज भी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो फ्रांस ज़्यादा बाहर आने नहीं देता है, ये जानकारी इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन आज इस पर मैं चर्चा भी करूंगा। तो ये फ्रांस जो है अपनी कॉलोनीज के कारण ये कर रहा है, उसके खुद के मिलिट्री एक्सपेडिशंस पूरी दुनिया में चलते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट 13-14 कॉलोनीज इवन टिल टुडे। उसको वो कहते कुछ और हैं, कॉलोनी नहीं कहते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों ही देश जो हैं ये अपने अपने पर्सनल रीजंस के कारण इसे अवॉइड कर रहे हैं। तो फ्रांस कोई एथिक्स के रीजन पर या फिर ज्योग्राफी के कारण नहीं कह रहा है कि आप नेटो को एक्सपांड मत करो, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि अभी सारा पैसा, सारी कमाई किसकी हो रही है? अमेरिका की कंपनियों की। फ्रांस चाहता है कि यूएस और इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री नहीं बल्कि फ्रांस की इंडस्ट्री, डसॉल्ट जैसी कंपनियों को फायदा हो। अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये देश अगर हथियार खरीदें तो फ्रांस की कंपनियों से खरीदें, ये अमेरिका की तरफ ना जाएं। इसीलिए ये नहीं चाहता कि नेटो का एक्सपांशन उस दिशा में हो। तो फ्रेंच मानते हैं कि अभी पिछले 1.5-2 सालों से जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तो ईयू और नेटो के यूरोपियन देश ये सभी धीरे धीरे अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग अ वसाल ऑफ द यूएस, और ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इसमें सबसे प्रमुख या प्रखर आवाज अगर किसी की है इस फिनोमिना के खिलाफ तो वो इमानुएल मैक्रोन की है। मैक्रोन ने रिसेंटली ये भी कहा था कि भैया हमें अपनी यूरोपियन सॉवरेंटी बनाए रखनी चाहिए। जर्मनी को भी वो इसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, बट हो ये रहा है कि सारे यूरोप के छोटे छोटे देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, और बजट बढ़ाकर खरीदारी कहां से कर रहे हैं? यूएस से। ठीक है, तो नेटो ने अभी जो रिसेंटली अपना एक कम्युनिके यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था उसके अंदर टोक्यो ऑफिस का जिक्र फिलहाल हटा दिया है। देखते हैं अगले हफ्ते विल्नियस में इनकी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के एजेंडा के अंदर क्या ये टोक्यो ऑफिस खोला जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट पे अपना फीडबैक दें ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि आप अच्छा वीडियो देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड ऑल्सो वांट टू गेट अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो लोग शॉर्ट्स नहीं देखते उनके लिए बता दूं कि मैं काफी अच्छे एजुकेशनल शॉर्ट्स बनाता हूं जो पाथफाइंडर के चैनल पर आपको दिख जाएंगे। डू गो एंड वॉच देम एज वेल। हमारी जो उड़ान बैच की टीम है वो यहां पर आप देख सकते हैं, ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्योग्राफी का ऑप्शनल 1 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, अमित सर इज गोइंग टू टीच दैट। उड़ान और ज्योग्राफी ऑप्शनल का साथ में आप कॉम्बो बैच ले लेते हैं तो ये आपको 15,000 रुपए में अवेलेबल होगा, और ये सारे प्राइसेस आपको महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर डिस्काउंट में मिल जाएंगे। हिंदी बोध बैच भी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी के 333 सिलेक्शंस रहे हैं पिछले साल के रिजल्ट में। हमारा पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखिए, उसमें हिंदी माध्यम के टॉपर्स से हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। 2 पार्ट का ये सीरीज है, 2 पार्ट का वीडियो है, उसे जरूर देखें। पर्सपेक्टिव में कई एपिसोड्स लॉन्च हो चुके हैं, गो एंड वॉच दीज पर्सपेक्टिव एपिसोड्स एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़िए, और पीडीएफ्स आप इन बार कोड को स्कैन करके या फिर नॉट बार कोड, QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट day.